नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर आतंकवादी कहे जाने पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को घेर रही है। यही नहीं, बीजेपी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। इस मामले की शिकायत ईसीआई के समक्ष दर्ज कराई गई है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें वरिष्ठ मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे, निर्वाचन आयोग से मिला है। हमने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी कुछ कहा उस पर रिएक्ट करते हुए किरण रिजिजू ने बताया कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक लोकतांत्रिक मुद्दा है। प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना एक अपराध है। किसी भी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में अब मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित नजर आ रही है। पीएम मोदी को लेकर खड़गे ने जो कमेंट किया उस पर अब बवाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बीजेपी ने ईसीआई से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। तो बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया था, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ईसीआई से मिला और इसकी शिकायत दर्ज कराई। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए शिखा सिन्हा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू, धन्यवाद। शिखा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरीके का कमेंट किया गया उसके बाद अब पूरी भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश है। ईसीआई से भी मुलाकात हुई है, शिकायत दर्ज कराई गई है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हर दिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधान मोदी जी पे एक राहुल गांधी तीखा वार करते हैं। तू तड़ाक करना, सदन में उनके सामने बिल फाड़ना। आप देखा जाए तो आप आंकड़ा उठाइए, 2014 में चाय वाला, फिर मौत का सौदागर, 2019 में ये लोग चौकीदार चोरी का नारा लगाए, मोदी जी और उनकी माताजी तक को गाली दी गई। तो एक्चुअली हम आसाम जीत रहे हैं, पौंडीचेरी जीत गए, तमिलनाडु और ये केरला में हमारी पकड़ होने वाली है, यूपी हम जीत ही रहे हैं, बंगाल जीत रहे हैं। तो ऑपोजिशन को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि उसके बौखलाहट में वो कुछ भी बोल रहे हैं। मोदी जी ये पहली बार नहीं है जो उन्होंने मोदी जी को टारगेट किया है। तो हमने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है अपोजिशन के खिलाफ और उन्हें मोदी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा शिखा जी, जिस तरीके का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसके बाद किरण रिजिजू ने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, लोकतांत्रिक मुद्दा है, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है या आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी? देखिए, ये इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस आई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तू तड़ाक, उनकी माताजी को गाली, और ये लोकतांत्रिक संस्था का ये हनन है और ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा खतरा है। जो कांग्रेस के जो हर वक्त अपने मनमानी करने की आदत है, और हम लोग सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ हैं और हम लोग को अपने चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ जस्टिफिकेशन होगा। पहले भी होता है और आगे भी भरोसा है क्योंकि हम अपना रास्ता बिल्कुल सही रखे हैं। चलिए शिखा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खड़गे ने एक कमेंट किया था, जिसके बाद अब बवाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने ईसीआई से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। बता दें कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा गया था, जिसके बाद अब पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर प्रमुख विपक्षी दल पर हमलावर नजर आ रही है। ईसीआई से भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और इस मुद्दे को रखा है। तो आज पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल हो गया। इससे पहले ही कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। घाटी में काम करने वाले हर पौनी सर्विस प्रोवाइडर, लोकल गाइड के लिए QR कोड बेस्ड स्पेशल चेकिंग सिस्टम बनाया गया है।
22 अप्रैल 2025 को हुए हमले में आतंकियों ने बैसरन घाटी में घूमने आए सैलानियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हो गई थी। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले की पहली बरसी पर जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद कर रहा हूं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं ईरान के खिलाफ जारी टकराव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है और वहां की सेना और पुलिस को सैलरी तक नहीं मिल पा रही। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान हर दिन करीब $500 मिलियन का नुकसान झेल रहा है। उनके मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट पर दबाव और समुद्री ब्लॉकेड की वजह से ईरान की कमाई लगभग रुक गई है और अब हालात इतने खराब हैं कि सुरक्षा बलों में भी नाराजगी है। हालांकि ट्रंप ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। फिर भी ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका ईरान पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह का दबाव बढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिका की रणनीति साफ नजर आ रही है। वो सीधे युद्ध के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान को कमज़ोर करना चाहता है। अमेरिकी ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों ने भी कहा है कि ईरान के पोर्ट्स पर लगाया गया ब्लॉकेड उसकी कमाई की मुख्य लाइन को निशाना बना रहा है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच चल रही खींचतान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार ईरान ने होर्मुज में एक जहाज पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब ट्रंप ने आज ही युद्ध विराम की घोषणा की है। ब्रिटिश सेना के अनुसार ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद होर्मुज में एक जहाज पर गोलीबारी कर दी। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस केंद्र के अनुसार ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक कंटेनर जहाज पर हमला किया। गोलीबारी करने से पहले जहाज को कोई चेतावनी भी नहीं दी गई। हालांकि इस हमले में किसी की जान जाने की कोई सूचना नहीं है। इस हमले को होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान के नियंत्रण को कानूनी रूप से लागू करने का कदम बताया गया है। इसके साथ ही यह हमला तब किया गया है जब पाकिस्तान में होने वाले संघर्ष विराम वार्ता सफल नहीं हो पाई। वहीं उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इस बीच श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाबा केदार के द्वार को खोल दिया गया है। मंत्रोच्चारण के साथ अगले 6 महीने के लिए कपाट खोले गए हैं। इस दौरान हर हर महादेव के जयघोष के बीच पूरा धाम गूंज उठा है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं का 6 महीने का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ने गर्भगृह में प्रवेश किया। बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ तीर्थ पुरोहित समाज और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा केदार के द्वार खोले गए हैं। बाबा केदार के कपाट खुलने के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस बीच केदारनाथ मंदिर परिसर जय श्री केदार के जयकारों से गुंजायमान हुआ। सेना की ओर से केदारपुरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। वैदिक मंत्रों के उच्चारण और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ केदारनाथ धाम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए आधिकारिक तौर पर खोल दिए गए हैं। भारत और विश्व भर से हजारों तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। आज शाम 6 बजे मीटिंग की जाएगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार आगामी रणनीति पर चर्चा करेगी। कई बड़े फैसले लेने की भी संभावना है। मालूम हो कि मंगलवार को सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि राज्य की समग्र विकास और जन कल्याण के विषय पर मार्गदर्शन मिला। प्रधानमंत्री जी का स्नेह और सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पीएम से मुलाकात की थी, जिसके बाद सम्राट चौधरी आरएसएस दफ्तर भी पहुंचे, जहां उन्होंने संघ के नेताओं से बातचीत की। उससे पहले वो बीजेपी मुख्यालय गए थे, जहां नितिन नवीन से करीब 5 मिनट तक चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात में मंत्रिमंडल के नामों पर आखिरी मोहर लगी। वहीं दूसरी ओर बिहार की नई सरकार आर्थिक दबाव से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जून तक 12,000 करोड़ रुपए के लोन की मांग कर रही है। इसमें से करीब 4,000 करोड़ इसी महीने के अंत तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता दल ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में संजय झा को एक बार फिर कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू ने संगठन विस्तार के तहत इस बार 12 नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव और 8 नेताओं को सचिव बनाया है। पार्टी का मानना है कि इससे जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत होगी और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। इस नई टीम में जेडीयू को मजबूत करने और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश
साफ दिखाई देती है। संजय झा के नेतृत्व में संगठन को सक्रिय और चुनावी तौर पर मजबूत बनाने की रणनीति पर काम किया जाएगा। पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं गोपालगंज से सांसद आलोक कुमार सुमन को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 23 अप्रैल का कोलकाता दौरा रद्द कर दिया गया है। पार्टी का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने ममता सरकार के इशारे पर अनुमति नहीं दी। पार्टी ने शाम 6 बजे तक मंजूरी का इंतजार किया। पुलिस से अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी करना संभव नहीं रहा। पार्टी अब नए शेड्यूल के लिए आवेदन करेगी। दौरा 25 या 26 अप्रैल को कराया जा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जरूरी मंजूरी नहीं दी। पार्टी के अनुसार उन्होंने प्रशासनिक मंजूरी के लिए शाम 6 बजे तक इंतजार किया। जब स्थानीय पुलिस ने अनुमति नहीं दी तो 23 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए जरूरी तैयारियां पूरी करना संभव नहीं रह गया। अब पार्टी नए कार्यक्रम के लिए फिर से आवेदन करने वाली है। राहुल गांधी का ये दौरा अब 25 या 26 अप्रैल को संभावित है। वहीं बीजेपी नेता की बेटी की शादी के लिए लखनऊ आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जाम में फंस गए। हालात ऐसे बने कि शादी में शिरकत किए बिना ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। बीजेपी के दिग्गज नेता का इस तरह से लौट जाना सरकार और संगठन के नेताओं के लिए किरकिरी का सबब बन गया। दरअसल बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के यहाँ शादी थी। दोनों का समारोह जनेश्वर मिश्र पार्क के अलग अलग हिस्से में था। एक हिस्से में बीजेपी एमएलसी और मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह की बेटी की शादी थी। दूसरे में योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की भतीजी की शादी थी। दोनों शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी, आरएसएस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी समेत विधायक, सांसद और अधिकारी पहुंचे हुए थे। तो शिवराज सिंह चौहान लखनऊ में जाम में फंसे हुए नजर आए। शादी में शामिल हुए बिना ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो एक जगह 2 वीआईपी शादियों से अव्यवस्था फैल गई, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान भी लखनऊ में जाम में फंस गए, जिसके बाद वो काफ़ी देर तक जाम में फंसे रहे। उसके बाद उन्हें बिना शादी में शामिल हुए ही वापस लौटना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के परिणाम की तारीख और समय का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 23 अप्रैल को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय प्रयागराज से की जाएगी। इसके बाद छात्र छात्राएं अपना परिणाम ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकेंगे। बिना किसी परेशानी रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थी अभी पंजीकरण कर ले। वर्ष 2026 में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 52,30,297 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें हाई स्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 विद्यार्थी शामिल हैं। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा होने के कारण रिजल्ट का इंतजार भी लंबे समय से किया जा रहा था। तो 50 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर कल ये रिजल्ट देखा जा सकेगा। बच्चों को लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतज़ार था और इस रिजल्ट के आने के बाद बच्चे अपने भविष्य के लिए राह तय करते हुए नजर आएंगे। वहीं नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है जब हाल के दिनों में व्यवसायी दीपक भट्टा के साथ उनके कथित व्यावसायिक संबंधों को लेकर विवाद सामने आए हैं। दीपक भट्टा पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच चल रही है। गुरुङ ने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मुझसे जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए और पद पर रहते हुए हितों के किसी भी टकराव या जांच प्रक्रिया पर किसी भी तरह के असर से बचने के लिए मैंने आज गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में सार्वजनिक स्तर पर उनके निवेशों, जिनमें शेयरों में निवेश भी शामिल है, उसको लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन्होंने गंभीरता से लिया है। सुदन गुरुङ ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में सार्वजनिक स्तर पर उनके निवेशों, जिनमें शेयरों में निवेश भी शामिल है, उसको लेकर जो सवाल उठाए गए उन्होंने गंभीरता से लिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री बालेन शाह को सौंपा और इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक भी की। वहीं दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक सीनियर IRS अफसर के घर में उनकी 22 साल की बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना की जानकारी दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती के साथ पहले यौन उत्पीड़न किया गया और फिर मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। परिवार ने घर के एक पुराने नौकर पर शक जताया है, जिसे करीब 1.5 महीने पहले काम से निकाला गया था। संदिग्ध आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार यौन उत्पीड़न की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार युवती घटना के समय घर में अकेली थी। परिवार के अन्य लोग कहां थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक युवती को उसके परिजनों ने घर के अंदर संदिग्ध हालत में पाया, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे प्रकरण की सूचना दी गई। वहीं देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 9 जिलों में पहली बार वार्म नाइट की चेतावनी दी है। मैहर जिले में कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से तेज गर्मी और सूखे की वजह से परेशान है। प्रयागराज में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। प्रदेश के 26 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार को 26 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिस्टिंग सिस्टम के तहत ठंडी फुहारें छोड़ी गई। बिहार के पटना समेत 8 जिलों का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है। तो पूरे देश भर में गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। देश के मैदानी इलाकों में तेज़ गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर फील्ड वर्क करने वाले लोगों को गर्मी से बचाव की नसीहत दी गई है। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप बढ़ने के आसार जताए हैं और लोगों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचते हुए नज़र आएँ, हीट वेव से अपना बचाव करें और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। तो आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी वाले दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ। आज शेयर बाजार की शुरुआत सुबह गिरावट के साथ हुई और दिन के अंत में दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान पर ही बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 756 अंकों की गिरावट के साथ 78,516 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 198 अंक गिर 24,378 पर बंद हुआ। बता दें कि आज के सत्र ने बेशक गिरावट के साथ शुरुआत की थी, जिसके बाद ये निशान लाल पर क्लोजिंग हुआ। भारतीय शेयर बाजार दबाव में नजर आया, जहां सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की गिरावट दर्ज हुई और निफ्टी 24,500 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया। बाजार में ये कमजोरी ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर सीजफायर की समय सीमा को बढ़ा दिया है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।